करीबन 1 दर्जन भुजिया वाले थे जो 2 पैसे प्रति किलो के भाव से भुजिया बेचते थे। लेकिन उस लड़के ने अपने भुजिया की कीमत रखी 5 पैसे प्रति किलोग्राम, यानी 2.5 गुना ज्यादा। इसलिए शुरुआत में उसकी दुकान पर ग्राहक के नाम पर सिर्फ मक्खियां भिनभिनाती थीं, मगर फिर उस लड़के ने कुछ ऐसा किया कि उसकी दुकान अचानक से चल पड़ी और 87 साल बाद आज हल्दीराम 85,000 करोड़ का बिजनेस एम्पायर बना चुका है। लेकिन इस सफर में कई उतार चढ़ाव आए। 1984 के दंगों में दिल्ली में उनकी पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो गई और विरासत को लेकर भाइयों में लड़ाई भी हुई, वो भी घर में नहीं बल्कि 15 साल तक कोर्ट में। लेकिन इतने मुश्किल दौर के बावजूद हल्दीराम कैसे बना भारत का नंबर 1 स्नैक्स ब्रांड। चलिए देखते हैं हल्दीराम की सफलता का पूरा सफर एकदम शुरू से। दोस्तों, एक छोटी सी भुजिया की दुकान से मल्टीनेशनल कंपनी बनने तक इस सफर की शुरुआत होती है सन 1930 से, जब तनसुख दास नाम के एक हलवाई की राजस्थान के बीकानेर में एक छोटी सी दुकान थी, जहां वो भुजिया बेचकर अपने परिवार की जरूरतें पूरी करते थे। उस वक्त बीकानेर में भुजिया सेव काफी लोकप्रिय हुआ करती थी और हर गली के चौराहे पर मिल जाया करती थी। वहीं कुछ राजस्थानी लोग त्योहारों में अपने घर पर भी भुजिया बनाया करते थे, इसलिए मार्केट में डिमांड ज्यादा भुजिया उपलब्ध होता था और ऐसे में इसकी कीमत काफी कम यानी सिर्फ 2 पैसे प्रति किलोग्राम हुआ करती थी और तनसुख दास भी कम कीमत में ही अपनी भुजिया सेव भेजते थे। हालांकि उनके बेटे गंगा बिशन अग्रवाल की सोच अलग थी। वो मार्केट में सबसे अलग प्रोडक्ट बनाना चाहते थे ताकि वो अपनी भुजिया को बाकी हलवाइयों से काफी ज्यादा कीमत पर बेच सके। साथ ही उस गंगा बिशन को घर वाले प्यार से हल्दीराम कहते थे और महज 12 साल की उम्र में हल्दीराम अपनी पढ़ाई के साथ काम में पिता का हाथ बढ़ाते थे और मौका मिलते ही भुजिया में अलग अलग सामग्री मिलाकर उसे और ज्यादा टेस्टी बनाने की कोशिश करते थे। इस बीच एक दिन हल्दीराम अपनी चाची के घर गए। इत्तेफाक से उस दिन हल्दीराम की चाची भुजिया बना रही थी। तभी वो रसोई में उनके पास बैठकर बातें करने लगे और उनका ध्यान जाता है एक स्पेशल इंग्रेडिएंट पर। दरअसल उनकी चाची भुजिया में बेसन की जगह मोठ की दाल का इस्तेमाल कर रही थी और जब भुजिया बनने के बाद हल्दीराम ने उसे चखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि वो भुजिया काफी ज्यादा कुरकुरा और स्वादिष्ट बना था और हल्दीराम ने ऐसा भुजिया आज तक कभी नहीं खाया था। ऐसे में वो अपनी चाची से भुजिया रेसिपी लेता है और अगले दिन अपनी दुकान पहुंच जाता है, जहां उसने चाची की रेसिपी के साथ सामग्री को अलग अलग मात्रा में मिलाकर अपनी भुजिया को बाजार में मिल रहे भुजिया से ज्यादा पतला, कुरकुरा और स्वादिष्ट बना दिया। लेकिन मोठ की दाल का इस्तेमाल करने की वजह से हल्दीराम की भुजिया की कॉस्टिंग बढ़ गई। ऐसे में जहां बीकानेर में 2 पैसा प्रति किलो कीमत पे भुजिया बेचने पर काफी ज्यादा कंपटीशन हुआ करता था, वहीं हल्दीराम ने एक अलग तरीका अपनाया और अपने भुजिया की कीमत 150% बढ़ाकर 5 पैसे प्रति किलो कर दिया ताकि वो इसे प्रीमियम कैटेगरी में रखकर बेच सके। और 1937 में हल्दीराम ने अपने पिता और दादा की फैमिली शॉप से अलग होकर बीकानेर में ही हल्दीराम भुजिया वाला नाम की अपनी पहली दुकान की शुरुआत की। हालांकि शुरुआत के कुछ महीने ये दुकान घाटे में थी, लेकिन हल्दीराम की भुजिया इतनी क्रिस्पी और टेस्टी थी कि जो ग्राहक एक बार उनकी भुजिया चखता वो 5 पैसे प्रति किलो की कीमत पर भी खुशी खुशी ले ही लेता। इस तरह हल्दीराम का नाम बीकानेर की गलियों में गूंजने लगा। लेकिन यहाँ हल्दीराम जी व्यापार में एक दिक्कत महसूस कर रहे थे। उन्होंने देखा कि जब वो खुद ग्राहकों को अपनी भुजिया चखाते हैं तो उन्हें काफी पसंद आती है, लेकिन जब वही भुजिया बाकी दुकानदारों की तरह अखबार या सादे प्लास्टिक बैग में पैक होती है तो उसकी यूएसपी यानी यूनिक सेलिंग पॉइंट खत्म हो जाती है। ऐसे में 1940 के दौर में जब टाटा ग्रुप जैसी बड़ी कंपनीज ब्रांडिंग के मामले में पिछड़ी हुई थी, तब हल्दीराम ने अपनी भुजिया की धमाकेदार ब्रांडिंग की। उन्होंने बीकानेर के महाराजा डूंगर सिंह के नाम पर अपनी भुजिया का नाम डूंगर सेव रख दिया। उस वक्त राजस्थान में राजा डूंगर सिंह की काफी इज्जत थी और अपने स्मार्ट मार्केटिंग आइडियाज से भुजिया को डूंगर सेव नाम देकर हल्दीराम ने अपने प्रोडक्ट को प्रीमियम क्वालिटी ब्रांड के रूप में स्थापित कर लिया, जिससे उनकी भुजिया सेव अब पूरे राजस्थान में लोकप्रिय होने लगी। आसपास के गांव और शहरों में बीकानेर आए लोग 10 से 20 किलो भुजिया खरीद लेते एक साथ और अपने गांव जाकर रिश्तेदारों को यह कुरकुरी सेव खिलाते। 1950 के दशक आते आते गंगा बिशन जी के बेटे मूलचंद अग्रवाल और रामेश्वर लाल अग्रवाल भी व्यापार को फैलाने में अपने पिता की मदद करने लगे। इस बीच एक ऐसी घटना हुई जो हल्दीराम की सफलता के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई। दरअसल एक बार गंगा बिशन अपनी पत्नी के साथ कोलकाता शादी अटेंड करने गए।
तभी उन्हें आइडिया आया कि क्यों ना हम हल्दीराम को राजस्थान के बाहर भी ले जाएं, क्योंकि भुजिया और नमकीन ऐसी चीजें हैं जो देश भर में कहीं भी बिक सकती हैं। इसलिए 1957 में उन्होंने कोलकाता में हल्दीराम के आउटलेट की शुरुआत की और बंगाली लोगों को हल्दीराम भुजिया खाने का चस्का लग गया, जिससे कुछ ही सालों में हल्दीराम की कलकत्ता वाली ब्रांच भी बेहद लोकप्रिय हो गई। ऐसे ही 2 दशक बीते, हल्दीराम ब्रांड का व्यापार धीरे धीरे काफी बड़ा हो चुका था। तभी बिजनेस में एंट्री हुई गंगा बिशन जी के 8 ग्रैंडसन्स यानी पोते की, जिनमें से शिव किशन अग्रवाल हल्दीराम को महाराष्ट्र के नागपुर ले गए। मोहनलाल और मधुसूदन अग्रवाल ने दिल्ली में हल्दीराम की शुरुआत की और रामेश्वर लाल के बेटों ने बिजनेस को पश्चिम बंगाल में फैलाना शुरू किया। मगर जब परिवार बड़ा हुआ तो अनबन तो होना लाजमी है और हल्दीराम जी की तीसरी पीढ़ी भी उनकी विरासत को लेकर लड़ने लगी। इसी फैमिली डिस्प्यूट यानी पारिवारिक विवाद को सुलझाने के लिए हल्दीराम जी ने अपने बिजनेस को दोनों बेटों में बांट दिया। जहां मूलचंद अग्रवाल की फैमिली को बीकानेर, नागपुर और दिल्ली का बिजनेस मिला, वहीं रामेश्वर लाल की फैमिली को पश्चिम बंगाल का बिजनेस दिया गया। अब आप कहेंगे कि एक बेटे को 3 लोकेशंस और दूसरे को 1, ये तो नाइंसाफी हुई। तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, बल्कि ये बंटवारा बिल्कुल 50-50% जैसा था, क्योंकि उस वक्त वेस्ट बंगाल में हल्दीराम का बिजनेस काफी अच्छा ग्रो कर रहा था और कोई प्रतिस्पर्धा न होने की वजह से उनके प्रॉफिट मार्जिन भी काफी बेहतरीन थे, जबकि दूसरी तरफ बीकानेर में लोकल प्रतिस्पर्धा भी अस्तित्व में थी। नागपुर के लोगों को भुजिया में काफी कम दिलचस्पी थी और दिल्ली के मार्केट में भुजिया एक आम प्रोडक्ट था, क्योंकि बीकानेर से कई लोकल भुजिया मेकर्स दशकों पहले दिल्ली आ चुके थे। इस तरह से दोनों भाइयों के परिवारों में उनकी क्षमताओं और रुचियों के अनुसार जिम्मेदारी सौंपी गई, जिससे फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ने में मदद मिल सके। यहाँ एक और गौर करने वाली बात यह है कि मूलचंद अग्रवाल की फैमिली को अपना बिजनेस को बड़ा बनाने की ज्यादा भूख थी, जबकि रामेश्वर अग्रवाल के बेटे पश्चिम बंगाल में इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होने के बावजूद सिर्फ लोकेशंस के बिजनेस पर ही अटके हुए थे। लेकिन आप जानते ही हैं कि एक परिवार में जब एक भाई बहुत आगे निकल जाता है तो दूसरे भी उसके जलन में कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, और ऐसा ही कुछ होने वाला था हल्दीराम जी के परिवार के साथ। अब वो कैसे, जानने के लिए हमें कहानी को और गहराई से समझना होगा। तो हल्दीराम को आसमान की ऊंचाइयों पर लाने की शुरुआत मूलचंद जी के बेटे शिव किशन अग्रवाल ने नागपुर से कर दी थी। उन्होंने देखा कि नागपुर में सिर्फ भुजिया बेचकर तो व्यापार को बड़ा नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि नागपुर के ज्यादातर लोग सूखा नमकीन नहीं खाते। इसलिए उनके मिठाई उद्योग में उन्होंने कदम रखा और अपनी पसंदीदा मिठाई काजू कतली को नागपुर में इंट्रोड्यूस कर दिया और शुरुआत में दुकान पर आए सभी कस्टमर्स को काजू कतली फ्री में टेस्ट कराने लगे। हल्दीराम की काजू कतली इतनी टेस्टी थी कि एक पीस खाने के बाद 60 से 70% ग्राहक 500 ग्राम का पैकेट खरीद ही लेते। ऐसे में नागपुर में काजू कतली की सेल्स भुजिया से दोगुनी हो गई। इसके बाद शिव किशन जी ने देरी न करते हुए नागपुर में बीकानेर और वेस्ट बंगाल की दूसरी मिठाइयों को पेश कर दिया। इसी बीच एक दिन शिव किशन जी ने सोचा कि मिठाई का काम शुरू किया है तो क्यों ना साथ में स्ट्रीट फूड भी शुरू किया जाए। इसलिए उन्होंने नागपुर में एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट की शुरुआत की। अब आप कहेंगे कि बीकानेर के व्यापारियों का दक्षिण भारत से क्या कनेक्शन? तो बात कुछ ऐसी है कि उस वक्त नागपुर में इडली बड़ा और डोसा जैसे साउथ इंडियन स्नैक्स काफी लोकप्रिय हुआ करते थे। इसलिए कस्टमर्स को अपनी रेस्टोरेंट तक लाने के लिए उन्होंने पहले साउथ इंडियन मेन्यू की शुरुआत की। फिर जैसे जैसे उनका स्वादिष्ट साउथ इंडियन नाश्ता लोकप्रिय होने लगा, वैसे वैसे उन्होंने समोसा, कचौड़ी और छोले भटूरे जैसे अपने ऑथेंटिक स्नैक्स को भी मेन्यू में शामिल कर दिया और नागपुर के लोग हल्दीराम स्नैक्स के दीवाने हो गए। ऐसे कुछ साल बीते और सन 1984 में अपने भाइयों मोहनलाल और मधुसूदन अग्रवाल की मदद से शिव किशन जी ने दिल्ली के चांदनी चौक में एक सिख बेकरी के ऊपर अपने अपार्टमेंट में हल्दीराम के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की शुरुआत की। लेकिन 1984 के दंगों में उनकी प्रोडक्शन लाइन जलकर राख हो गई। तब उन्होंने बड़ा कदम उठाया, दिल्ली में हल्दीराम की फैक्ट्री स्थापित कर दी। इसकी कमान उनके छोटे भाई मोहनलाल अग्रवाल ने संभाली और उन्होंने कुछ ऐसे कदम उठाए जिन्होंने बीकानेर के इस छोटी सी ब्रांड को इंटरनेशनल बना दिया। लेकिन कैसे? तो 90 के दशक में नमकीन की पैकिंग को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। उन्हें प्लास्टिक बैग या अखबार में लपेटकर बेच दिया जाता था। लेकिन अखबार में नमकीन का तेल निकल जाता और स्वाद चला जाता, वहीं प्लेन प्लास्टिक में इनकी प्रीमियमनेस चली जाती। तभी मोहनलाल जी को एक एहसास हुआ कि नमकीन खाना लोगों की जरूरत नहीं बल्कि चाहत होती है। इसलिए उन्होंने लोगों की इंपल्स बाइंग को ट्रिगर करने के लिए अपने प्रोडक्ट को हल्दीराम की ब्रांडिंग के साथ प्रीमियम कलरफुल रैपर्स में पैक करना शुरू कर दिया, जिससे हल्दीराम का पैकेट देखकर ही कस्टमर्स को एक प्रीमियम मैजिक फील होता और वो तुरंत खरीद लेते। साथ ही उन्होंने अपनी नमकीन की शेल्फ लाइफ को सुधारने पर भी काफी ध्यान दिया ताकि लंबे समय तक उन्हें स्नैक्स ताजे रहे। इसके लिए उन्होंने नाइट्रोजन भरे पाउच का इस्तेमाल करना शुरू किया। कई अन्य कदम उठाकर अपने प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ को 6 महीने तक बढ़ा दिया। इसके अलावा उन्होंने नमकीन बनाने के प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज कर दिया
यानी उनकी हर फैक्ट्री में एक ही तरह के नमकीन बनाए जाते। इसलिए पूरे भारत में आप कहीं भी हल्दीराम की नमकीन खरीदो, हर जगह स्वाद बिल्कुल एक जैसा आएगा। कुल मिलाकर अब हल्दीराम स्नैक्स न सिर्फ अपनी दुकान बल्कि देश दुनिया में FMCG सप्लाई लाइन यानी मॉल से लेकर छोटी दुकानों तक डिस्ट्रीब्यूट होने लगी थी। ऐसे में मनोहर लाल जी ने अगला कदम लिया, जिसमें उन्होंने सबसे पहले देश भर में हल्दीराम की शाखाएं खोलना शुरू की और फिर इतना मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाया कि हल्दीराम नमकीन बड़े बड़े सुपरमार्केट से लेकर छोटी छोटी दुकानों तक भी पहुंच गया। यानी हल्दीराम नमकीन आप और हम जैसे ग्राहकों से सिर्फ कुछ कदम दूरी पर मौजूद था, जिसने न सिर्फ ब्रांड की लोकप्रियता बढ़ाई बल्कि बिक्री के आसमान की ऊंचाइयों को छुआ दिया। ऐसे में हल्दीराम ने अगला कदम उठाते हुए अपने नमकीन की एक्सपोर्ट करना भी शुरू किया और आज हल्दीराम दुनिया भर में 100 से भी अधिक देशों में उपलब्ध है। चलिए अब इस सफर के आखिरी पड़ाव की बात करते हैं, जिसमें हल्दीराम को लेकर भाइयों में ही झगड़ा हो गया। इतना बड़ा झगड़ा तो ये बात कोर्ट में पहुंची तो 90 के दशक की शुरुआत में मूलचंद अग्रवाल की फैमिली के बढ़ते बिजनेस को देखकर पश्चिम बंगाल से रामेश्वर लाल के परिवार ने 1991 में दिल्ली में भी अपना प्रोडक्ट हल्दीराम के नाम से मार्केट में उतार दिया। लेकिन उन्हें इसकी अनुमति नहीं थी, जिससे मार्केट में 2 तरह के हल्दीराम बिकने लगे, जिससे ग्राहक काफी कंफ्यूज हो रहे थे, जिसके चलते अग्रवाल भाइयों के बीच दरार आ गई और मामला कोर्ट में पहुंचा, जहां 15 साल की लड़ाई के बाद साल 2013 में दिल्ली के हल्दीराम यानी मनोहर लाल अग्रवाल को ही हल्दीराम भुजिया वालों का सोल ऑनर घोषित किया गया। इस तरह साल 1937 में एक छोटी सी दुकान से शुरू हुआ भुजिया का बिजनेस आज दुनिया के 100 देशों में फैल चुका है। हल्दीराम का मार्केट कैपिटलाइजेशन 85,000 करोड़ के पार है और सिर्फ साल 2023 में हल्दीराम ने 9,215 करोड़ का व्यापार किया और कंपनी हर साल कामयाबी की शिखर चढ़ रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको गंगा बिशन अग्रवाल यानी हल्दीराम और उनके परिवार की सफलता की कहानी कैसी लगी? आप कौन से प्रोडक्ट का व्यापार कर रहे हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं? कमेंट्स में बताइए। ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके 11,000 लाइक्स के लक्ष्य को हासिल करने में हमारी मदद कीजिए और ऐसे दिलचस्प वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। मिलते अगली वीडियो में। धन्यवाद।